नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, बीपीएससी 10,000 एमसीक्यू सीरीज में आज हम लोग जो है अपना तीसरा टॉपिक रेडियो एक्टिविटी कवर करेंगे। ये एक रिवीजन सीरीज है। सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन का हम लोग प्रॉपर आंसर करते हैं, उसके बाद जो है कई सारे उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा पहला प्रश्न क्या है कि रेडियो धर्मिता किसका विखंडन है? तो देखिए, रेडियो धर्मिता जो है ये नाभिक का विखंडन है और रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिक का विखंडन है। रेडियो एक्टिव पदार्थ किसे कहते हैं? जैसे देखिए, अल्फा बीटा गामा का जो है इससे उत्सर्जन होता है, ध्यान रखना है। नाभिक का विखंडन रेडियो धर्मिता का विखंडन है। बात करें फोटोन की, तो फोटोन पर देखिए, फोटोन का जो मास, जीरो मास और रेस्ट एनर्जी होता है फोटोन पर, ठीक है। क्वार्क की अगर बात करें तो क्वार्क पर जो फ्रिक्शनल चार्ज, आंशिक रूप से इस पर आवेश होता है। और अगर आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉन का प्रतिकन या अपोजिट, तो ये होता है पॉजिट्रॉन। ध्यान रखना है, कई दफ़ा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता किसकी इकाई है? तो देखिए, रेडियो धर्मिता जो है की इकाई क्या है? तो बेकुरल या क्यूरी, ठीक है। नेक्स्ट पूछ लेगा, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो बेकुरल ने इसकी खोज की थी, ठीक है। इसमें दो और पी क्यूरी, मैडम क्यूरी भी शामिल थे, लेकिन जो श्रेय की बात करें तो ये श्रेय दिया जाता है बेकुरल को। अगर आपसे पूछ ले ठोस कोण की इकाई क्या है, तो वो है स्टेरेडियन, ध्यान रखना है। केल्विन टेम्परेचर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है, कौन सा तत्व परमाणु रिएक्टरों के लिए आवश्यक है? तो देखिए, जिरकोनियम जो है ये परमाणु रिएक्टर के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसका जो है न्यूक्लियर रिएक्टर का जो बाहरी लेयर होता है उसको बनाने में जिरकोनियम का प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बात करें बल्ब के फिलामेंट की, तो ये टंगस्टन से बना होता है और इसका जो गलनांक होता है काफ़ी हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि ऑयल के हाइड्रोजनीकरण में किसका प्रयोग होता है, तो ये होता है निकल का, निकल, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट में देखिए विटामिन B12 पाया जाता है और B12 का नाम जो है साइनोकोबालमीन है, ठीक है। और कोबाल्ट का प्रयोग जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है, ध्यान रखना है। अगला सवाल कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले प्रोटॉन का नामकरण जो है ये किया था रदरफोर्ड ने, लेकिन खोजा था इसको गोल्डस्टीन ने, ठीक है। ध्यान रखना है, गोल्डस्टीन, नामकरण रदरफोर्ड। देखिए, क्यूरी क्या होता है? तो क्यूरी वह टेम्परेचर, ऐसा एक टेम्परेचर जहाँ पर कि जो फेरोमैग्नेटिक जो बदल जाता है पैरामैग्नेटिक में, पैरामैग्नेटिक बदल जाता है डायमैग्नेटिक में, ठीक है। मतलब ये अपना चुंबकीय गुण जो होता है उसको ये धीरे धीरे पूरी तरह से खो देता है। तो ऐसे टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, एक रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, कितने समय में इसका 3/4 क्षय हो जाएगा? तो ये आंसर इसका डायरेक्ट 8 महीने। देखिए, आधा जीवन जो ये 4 महीने में हो रहा है और 3/4 क्षय होगा तो बचेगा कितना? 1/4। तो देखिए, आधा जीवन होने में इसको लगा 1/2 से 1/2, 1/4 हुआ 2 गुने में, तो 4 7 2 गुना होगा 8 महीने में, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्या है कि यूरेनियम के रेडियोधर्मी क्षय के परिणाम स्वरूप अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो देखिए, हमेशा जो है ये सीसा लेड जो है ये हमेशा अंतिम उत्पाद होता है। बात करें गैलेना जो है सीसा का एक अयस्क है। थोरियम की बात करें तो देखिए, थोरियम जो है मोनाजाइट बालू में पाया जाता है जो कि केरल के तट पर मिलता है। बात करें थोरियम को खोजा था मैरी क्यूरी ने, ठीक है। थोरियम मोनाजाइट का अयस्क है। नेक्स्ट, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या उत्सर्जित करता है? तो कोबाल्ट 60 जो है ये गामा रेज को उत्सर्जित करता है। इसका इलाज कैंसर के रूप में होता है। इसमें विटामिन B12 पाया जाता है जिसे कि साइनोकोबालामीन भी कहते हैं। बात करें एक्सरे की, तो एक्सरे को खोजा था रॉन्टेजन ने, ठीक है। कोबाल्ट 60, विटामिन B12, साइनोकोबालामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में परमाणु हथियार का परीक्षण सबसे पहले कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को पोखरण में, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा हुआ था 1998 में, ध्यान रखना है। पहला हुआ था 1974, दूसरा 1998।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि परमाणु रिएक्टर एवं परमाणु बम में क्या अंतर है। तो देखिए, रिएक्टर में जो भी हम लोग काम करते हैं वो कंट्रोल्ड रूप से करते हैं, हमारे नियंत्रण में होता है, और बम जो है ये अनकंट्रोल्ड होता है। ठीक है, तो ये अंतर है। नेक्स्ट कहता है कि रेडियोधर्मिता किससे मापा जाता है। तो रेडियोधर्मिता को हम लोग मापते हैं गाइगर मूलर काउंटर से। ठीक है, गाइगर मूलर काउंटर से रेडियोधर्मिता को मापा जाता है। बात करें एंगल ऑफ रोटेशन किससे नापते हैं, तो ध्यान रखना है पोलैरीमीटर से। पोलैरीमीटर से एंगल ऑफ रोटेशन मापते हैं। कैलोरीमीटर से हीट कैलोरीमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, ध्यान रखना है। बैरोमीटर से क्या नापते हैं, वायुमंडलीय दाब। अगर पूछ ले किसने खोजा या बैरोमीटर का आविष्कार, तो टॉरिसेली। ध्यान रखिए, सब पूछता है कई दफ़ा, टॉरिसेली ने। ठीक है, बैरोमीटर रीडिंग की अगर बात करें, जब अचानक नीचे आ जाए, सडन नीचे आ जाए तो आंधी तूफान, धीरे धीरे नीचे आए तो बारिश, धीरे धीरे ऊपर साफ मौसम। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, किसका उपयोग यह पुष्टि करने के लिए किया जाता है कि पीने का पानी का जो आइसोटोप उत्सर्जित करने वाला गामा है या नहीं। तो देखिए, सिंटिलेशन काउंटर का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि पीने के पानी में आइसोटोप उत्सर्जित करने वाला गामा है या नहीं। आगे देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि बीटा विकिरण में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन किससे उत्पन्न होता है। तो बीटा विकिरण में जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है ये कैसे होता है, तो नाभिक में एक न्यूट्रॉन के क्षय होने से बीटा में इलेक्ट्रॉन जो है उत्पन्न होता है। ध्यान रखिए, यहाँ पर रिएक्शन लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि प्राकृतिक रूप से सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो ये है यूरेनियम। प्राकृतिक रूप से पूछ रहा है यहाँ पर। बात करें थोरियम का अयस्क मोनाजाइट बालू से प्राप्त होता है। केरल में पिंच ब्लेड जो यूरेनियम का एक अयस्क है, ध्यान रखिए। बात करें एल्युमिनियम के अयस्क की, तो बॉक्साइट और कोरेंडम ये दोनों एल्युमिनियम के महत्वपूर्ण अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है कि 1945 में नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम में विखंडनीय सामग्री कौन सा था। तो 1945 में जो गिराया गया था तो ये था प्लूटोनियम। ध्यान रखना है, प्लूटोनियम। बात करें अगर हिरोशिमा में जो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, तो वो उसमें था यूरेनियम। ठीक है, 9 अगस्त वाले में था प्लूटोनियम, 6 अगस्त वाले में था यूरेनियम 235। ठीक है, और जो 6 अगस्त को गिराया गया था इसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 को जो गिराया गया था इसका नाम था फैट मैन। ठीक है, यूरेनियम का अयस्क देखिए हम लोगों ने देखा पिंच ब्लेड। बात करें यूरेनियम का, तो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं हम लोग पर्वत या पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में। इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पूछा गया है। नागासाकी को हम लोगों ने देखा कि ये गिराया गया था फैटमैन के नाम से, जो बम गिरा था जिसमें प्लूटोनियम था, 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेडियोधर्मी अक्रिय या नोबेल गैस कौन सा है, तो ये है रेडॉन। ठीक है, रेडॉन का प्रयोग कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है। अगला सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजिंग होता है कि घटते क्रम में अल्फा बीटा गामा विकिरण की भेदन क्षमता किस प्रकार से होती है। तो देखिए, ये सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो गामा का, फिर बीटा, फिर अल्फ़ा। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा पावर जो है गामा का होता है, और इसके उत्सर्जन से, गामा के उत्सर्जन से मास, द्रव्यमान या उसके आवेश में अथवा रेडियो तत्व में कोई भी बदलाव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है किसके उत्सर्जन के दौरान मास या आवेश, चार्ज अथवा रेडियोधर्मी तत्व में कोई बदलाव नहीं होता। तो ये अभी हम लोगों ने देखा, गामा के उत्सर्जन से रेडियोधर्मी तत्व में कोई भी बदलाव नहीं होता है। अगला सवाल देखिए, क्या कहता है, परमाणु विखंडन किसके प्रभाव से होता है। तो विखंडन जो है ये न्यूट्रॉन के प्रभाव से होता है। बात करें परमाणु बम की, तो इसमें विखंडन होता है, अर्थात अनकंट्रोल्ड रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, बेरियम में जो हमें हरा रंग मिलता है, ये माफ करें, पटाखों में जो हरा रंग मिलता है ये हमें बेरियम के कारण, वहीं अगर पटाखों में लाल रंग की बात करें तो ये हमें मिलता है स्ट्रोंशियम के कारण। ठीक है, स्ट्रोंशियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि न्यूरॉन क्या है। तो न्यूरॉन देखिए एक तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। ठीक है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन इसमें आ गया है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सीजियम का प्रयोग किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किसका प्रयोग होता है, तो सीजियम। बात करें प्लेटिनम को शुद्ध करने के लिए अम्लराज का प्रयोग करते हैं, और अम्लराज में HCl और HNO3 होता है। अगर अनुपात पूछ ले तो 3:1।
ठीक है, HCl और HNO3 का। पटाखों में लाल रंग स्ट्रोंथियम के कारण, पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण। अगला सवाल क्या कहता है कि भारी पानी का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया में शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी पानी क्या है? देखिए, भारी पानी जो है ये ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। ठीक है, बात करें भारी पानी या भारी जल तो इसके सूत्र की D2O, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो शीतलक के रूप में किया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो बोरॉन और कैडमियम रॉड का जो प्रयोग किया जाता है नियंत्रक के रूप में, ये न्यूट्रॉन को नियंत्रित करता है, उसकी गति को कम कर देता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है रेडियो सक्रिय की खोज 1898 में किसने की थी? तो हम लोगों ने देखा हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। इसके सहयोगी की बात करें तो मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी, ये इसके सहयोगी थे। अगला है कि रेडियोधर्मी नमूनों को लेड के बक्से में क्यों डाला जाता है? तो देखिए, क्योंकि शीशा एक अच्छा अवशोषक है। शीशा एक अच्छा अवशोषक है, इसलिए रेडियोधर्मी नमूनों को शीशे में डाला जाता है। और रेडियोधर्मी तत्वों का अंतिम उत्पाद जो होता है वो शीशा ही होता है। बात करें शीशा की तो इसका अयस्क गैलेना है और शीशा रेडियो एक्टिविटी में अंतिम उत्पाद होता है। नेक्स्ट, एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया क्या है? एंडोथर्मिक, तो एंडो मतलब ध्यान रखना है अंदर, थर्मिक मतलब हीट, अंदर हीट ले लेना। वह प्रतिक्रिया जिसमें गर्मी जो है अवशोषित हो जाती है उसे एंडोथर्मिक कहते हैं। जैसे बात करें बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ अपने अंदर में गर्मी लेते रहता है इसलिए पिघलता है, ध्यान रखना है। वहीं अगर हीट छोड़ने की बात करें तो वो होता है एक्सोथर्मिक। अगला सवाल है नाभिकीय बल न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है? तो आवेश के प्रभाव से जो रहित फोर्स होता है उसे ही नाभिकीय बल न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, जिसमें कि चार्ज जो है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट है सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है? तो ये है ट्रिटियम। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। ट्रिटियम सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व है। बात करें अगर पीरियोडिक टेबल में पूछ ले सबसे हल्का तत्व तो ये है टेक्नेशियम, Tc। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा था ये होता है हैवी वाटर, D2O हैवी वाटर। और पानी में ये हाइड्रोजन का ज़्यादा मात्रा में आइसोटोप होता है। अगर हमसे पूछे कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो ग्रेफाइट का। अगर नियंत्रक की बात करें तो बोरोन एवं कैडमियम का प्रयोग होता है। अगला सवाल है कि वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से पैदा किया जा सकता है, तो ये है प्लूटोनियम। ठीक है, जो कि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था, जिसका नाम था फैट मैन। इसमें जो है ईंधन के रूप में बात करें तो प्लूटोनियम का ही प्रयोग किया गया था। अगला कहता है रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग किस में होता है? तो जीवाश्म वगैरह के आयु ज्ञात करने में रेडियो कार्बन डेटिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूरेनियम डेटिंग। अगर पूछ ले तो चट्टान, पहाड़, पृथ्वी इस की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग होता है। अगला कहता है कि रेडियो सक्रिय तत्व क्या उत्सर्जित करता है? तो कोई भी रेडियो सक्रिय तत्व है ये अल्फा, बीटा, गामा तीनों चीज़ों को उत्सर्जित करता है। सबसे अंत में जो है गामा निकलता है। बात करें टीवी रिमोट में तो इंफ्रारेड अवरक्त किरणें होती है टीवी रिमोट में। ठीक है, रडार में रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए उचित कौन सी किरणें उचित है? रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए तो ये है कॉस्मिक या ब्रह्मांडीय किरण, कॉस्मिक रे। कोई भी वस्तु जो हॉट है वो यूवी परावैंगनिक किरण निकलता है, ध्यान रखना है। गर्म वस्तुओं से बात करें परावैंगनिक किरण की तो ये जल को शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। एक्सरे की खोज रोंटेजन ने की थी। ठीक है, और ये कैसे ढूंढा गया था? तो इलेक्ट्रॉन बम्बार्डिंग कर शरीर के अंदर ये विकार का पता लगाता है। एक्सरे से जो हमारे शरीर के अंदर देखा जाता है तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डिंग करता है और हमारे शरीर के अंदर विकार का पता लगाता है एक्सरे। इसको ढूंढा था रोंटेजन ने। नेक्स्ट कहता है केरल के तट पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का कारण क्या बना? तो ये बना था थोरियम, जो कि मोनाजाइट बालू, तो केरल के तट पे जो है बालू में पाया जाता है। नेक्स्ट है प्लूटोनियम की बात करें तो ये हम लोगों ने देखा नागासाकी 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था जिसका नाम था फैट मैन। ठीक है, और प्लूटोनियम का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये आर्टिफिशियल पेसमेकर बनाने में इसका प्रयोग होता है। ये कई दफ़ा पूछा गया है। कहता है उस प्रणाली का नाम बताइए जो पूर्व
ऐतिहासिक काल की सामग्रियों की अवधि तय करने के लिए रेडियो सक्रिय का उपयोग करती है, तो ये है कार्बन डेटिंग। बात करें इसका रेशियो अगर पूछ ले 14:12, C14 और C12 ध्यान में रखना है। यूरेनियम डेटिंग का हम प्रयोग किस में करते हैं, तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में, चट्टान की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो देखिए धरती के अंदर सर्वाधिक मिलने वाला धातु है ये धातु, एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और एल्युमिनियम का एस की बात करें तो बॉक्साइट और कोरेंडम, ये बॉक्साइट दोनों हैं ये एल्युमिनियम के एस हैं। क्यूरी वह बिंदु तापमान है जिस पर क्या होता है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि पारा जो है ये फेरो पारा में फिर पारा डायमैग्नेटिक में चेंज हो जाता है, मतलब ये अपना चुंबकीय गुण जो है ये खो देता है। अगला सवाल क्या कहता है कि नाभिक की अस्थिरता किस कारण से होती है, कोई भी नाभिक जो अस्थिर हो जाता है, तो कह रहा है कि जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात हाई हो जाता है, ठीक है, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ये हो गया हाई, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो है मतलब रेशियो लो हो जाता है, तो नाभिक जो है अस्थिर हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहता है कि त्वचा रोग के उपचार में किस रेडियो सक्रिय आइसोटोप का उपयोग होता है, तो ये होता है कोबाल्ट का, ठीक है। इसमें विटामिन B12 पाया जाता है, साइनोकोबालामिन कहते हैं। बात करें लेड, शीशा का यस्क जो है गैलेना है, और ये शीशा क्या होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है आयोडीन 125, इसका प्रयोग जो है ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में किया जाता है। और 131 अगर पूछे तो थायराइड कैंसर में इसका प्रयोग करते हैं, आयोडीन 131 एंड 125, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है कि कल्पक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है, तो कल्पक्कम जो है ये तमिलनाडु में है, ध्यान रखना है। ट्रॉम्बे की बात करें तो बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये एक एटॉमिक पावर स्टेशन नहीं है बल्कि रिसर्च सेंटर है, ठीक है। आगे अगर आपसे पूछ ले कैगा, तो ये कर्नाटक में है, चुटका मध्य प्रदेश में, कुंडनकुलन तमिलनाडु में, रावत भाटा राजस्थान में, नरोरा यूपी में। कैगा कर्नाटक, चुटका मध्य प्रदेश, कुंडनकुलन तमिलनाडु, रावत भाटा राजस्थान, नरोरा यूपी। नेक्स्ट ट्रीटियम किसका समस्थानिक है, तो ट्रीटियम जो है ये हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। देखिए 13H ट्रीटियम। बात करें ड्यूटेरियम जिसे हैवी वाटर D2O कहते हैं, और प्रोटियम, तो ये सभी हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। नेक्स्ट कहता है किस आइसोटोप का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है, तो ये U235 का। नेक्स्ट अल्फा कण के सामान्य गुण क्या क्या है, तो देखिए अल्फा कण सबसे पहले ध्यान रखना है कैसा होता है, धनावेशित हीलियम नाभिक कण है, ठीक है। इसकी आयनिक क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, और भेदन क्षमता लेकिन गामा से कम होता है, सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता गामा का ही होता है, और इसकी गतिज ऊर्जा भी हाई होती है। तो ध्यान रखना है क्या क्या, ये पॉजिटिव धनावेशित हीलियम नाभिक है, आयनिक क्षमता ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, भेदन क्षमता गामा से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रकार की प्रतिक्रिया से सबसे पहले हानिकारक विकिरण उत्पन्न होता है, तो विखंडन। विखंडन में क्या होता है ना कि अनकंट्रोल्ड जो है रिएक्शन होने लगता है, और ये काफ़ी हानिकारक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय पेसमेकर में उपयोग किया जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व क्या है, तो ये हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम का प्रयोग जो है आर्टिफिशियल पेसमेकर बनाने में किया जाता है। प्लूटोनियम जो प्रकृति में पाया नहीं जाता, ये मानव निर्मित पदार्थ है। प्लूटोनियम का ही उपयोग नागासाकी 9 अगस्त 1945 फैट मैन नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। अगला कहता है कि वह तत्व जो नाभिकीय रिएक्टर में आमतौर पर नाभिकीय विखंडन में बिजली उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, तो ईंधन के रूप में ये होता है यूरेनियम 235 का यूज़। नेक्स्ट परमाणु बम किस पर आधारित है, तो फ्यूजन विखंडन पर आधारित है परमाणु बम, ठीक है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। कहता है परमाणु बम के विस्फोट से उच्च मात्रा में ऊर्जा निकलने का क्या कारण है, तो ऊर्जा निकलने का कारण है कि ऊर्जा में द्रव्यमान का रूपांतरण, ठीक है, मास इनटू एनर्जी चेंज कर जाता है इसमें। कहता है नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये नाभिकीय रिएक्टर होता है, ये कैसा होता है, कंट्रोल्ड नाभिकीय विखंडन कंट्रोल में करते हैं, फिर इसका आगे अलग अलग रूप में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, बिजली वगैरह बनाने में। कहता है उस कण का नाम बताइए जो यूरेनियम के विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक है, तो न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट कहता है नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था, तो रिएक्टर का आविष्कार किया था फर्मी ने, ध्यान रखना फर्मी ने।
और नाभिकीय रिएक्टर पहली बार जो लगाया गया था ये शिकागो यूएसए में स्थापित हुआ था। 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻5 मीटर। ठीक है, ये न्यूक्लियस का रेडियस भी होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है परमाणु बम का किसने आविष्कार किया या विकसित किया? तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम बनाया था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर। श्रृंखला अभिक्रिया के दौरान परमाणु विखंडन में न्यूट्रॉन को आवेशित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो ये करता है बोरोन एवं कैडमियम, जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा था, नियंत्रक। नेक्स्ट कहता है कि भारत से पहले कितने देशों ने एटम बम का विस्फोट किया था? तो कुल 5 देश थे जिन्होंने एटम बम का विस्फोट कर लिया था इंडिया से पहले। इंडिया ने अपना पहला जो किया था ये 1974 में, दूसरा 1998 में किया था, इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा भी था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में होता है? तो ग्रेफाइट को हम लोग यूज करते हैं मॉडरेटर या मंदक के रूप में। ठीक है, ये क्या करता है? न्यूट्रॉन की स्पीड को ये कम कर देता है, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन फ्यूल के रूप में किसका उपयोग होता है? तो यूरेनियम 235 का उपयोग होता है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। बात करें एटम बम में तो परमाणु विखंडन होता है। वहीं अगर हाइड्रोजन बम की बात करें तो इसमें संलयन होता है। ठीक है, एटम बम में विखंडन, हाइड्रोजन में संलयन। ठीक है, जो कि परमाणु संलयन जो है ये सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, क्योंकि यहाँ पर जो है संलयन होता है सूर्य के अंदर में। ठीक है, और संलयन विखंडन से ज़्यादा विनाशकारी होता है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। बात करें नाभिकीय रिएक्टर में तो मंदक के रूप में ग्रेफाइट का, नियंत्रक के रूप में बोरोन एवं कैडमियम का, और शीतलक के रूप में भारी जल का। भारी जल क्या करता है? न्यूट्रॉन की गति को ये कम कर देता है। अल्फा कण क्या होती है? तो ये हीलियम नाभिक की तरह एक अल्फा कण होती है, जो कि हम लोगों ने पीछे भी देखा था अल्फा कण के बारे में। विकिरण जो हमारे शरीर को सबसे गहराई तक प्रवेश कर सकता है तो ये होता है गामा किरण। ठीक है, इसकी उच्च भेदन क्षमता होती है, सबसे अंत में निकलता है, अल्फा बीटा गामा, और कैंसर ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। बात करें बीटा कण की तो ये ऋणात्मक होता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि परमाणु संलयन में क्या होता है? तो संलयन 2 हल्के नाभिक या न्यूक्लियस मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, बात करें यूवी रेडिएशन पराबैंगनीकरण की तो जल को शुद्ध करने में, नकली नोट बनाने में इम्पॉर्टेंट है, पराबैंगनीकरण का प्रयोग किया जाता है। कहता है कि एक बीटा कण का नुकसान किसके बराबर होता है? तो एक प्रोटॉन की वृद्धि तथा एक न्यूट्रॉन की कमी के बराबर जो होता है ये बीटा कण का नुकसान बराबर होता है। अगला सवाल है कि U-235 श्रृंखला में किस सदस्य से संबंधित? तो ये देखिए एक्टेनियम सीरीज से रिलेटेड होता है U-235। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर में 4n सीरीज किसे कहते हैं? देखिए 4n सीरीज क्या होता है? तो 4 से विभाजित होने वाले को 4n सीरीज कहते हैं। 4n सीरीज जो ये थोरियम से शुरू होता है। बात करें भेदन क्षमता की तो अल्फा का देखिए ये है, बीटा का ये, गामा का ये, तो सर्वाधिक भेदन क्षमता गामा किरण की होती है। इस प्रकार आज हम लोगों ने रेडियो सक्रिय का रिवीजन किया। उम्मीद है आपका रिवीजन हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।